हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्री लीगल सीरीज बाय जुडिशियल ड्रीम। जैसे कि हमने लास्ट वाले सेशन में अपना फ्री कंसेंट वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। अगर आपको उस सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है या जो होमवर्क क्वेश्चंस थे उनसे रिलेटेड डाउट्स हैं, देन यू आर फ्री टू पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपने होमवर्क कंप्लीट करा होगा एंड मॉडल आंसर्स के साथ भी मैच किया होगा। फाइन। हमने जो सेक्शन नंबर 10 था, जो हमारा की सेक्शन था, उसके दो एलिमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं। सेक्शन 10 क्या बोलता है? व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स एज टू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर हमने पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट देख लिया और फ्री कंसेंट देख लिया। कौन कौन सी पार्टीज हैं जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं? दैट इज साउंड माइंड, मेजर एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। इनके रेस्पेक्टिव सेक्शंस जो है आई होप आपको अच्छे से याद होंगे। इसी के साथ हमने फ्री कंसेंट में देखा कि कब कंसेंट फ्री कंसेंट बोली जाएगी, जब वो किससे अफेक्टेड नहीं है। कोवर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड मिस्टेक, इनके भी रेस्पेक्टिव सेक्शंस विद द इफेक्ट आपको अच्छे से याद होंगे। ठीक है, इसी के साथ आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एलिमेंट पे, दैट इज योर लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम जो टर्म है ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम सेक्शन 23 डिस्कस करेंगे, जो बताएगा कौन से ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन लॉफुल हैं एंड कौन से अनलॉफुल हैं। देन उसी के साथ साथ हम हर एलिमेंट के साथ साथ आज उसका केस लॉ भी डिस्कस करेंगे। फाइन। स्टार्टिंग अप विद टुडेज टॉपिक, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है उसका हम मीनिंग पढ़ेंगे बिकॉज इट इज नोवेयर डिफाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसी की जगह अगर हम कंसिडरेशन की बात करते हैं तो वो हमारे सेक्शन 2 दैट इज योर इंटरप्रिटेशन क्लॉज, इंटरप्रिटेशन जो सेक्शन है उसके 2D में डिफाइन किया गया है। तो अभी आपको समझ आया मीनिंग एंड डेफिनेशन का डिफरेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग की। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? बेसिकली द मोटिव या द पर्पस, जिस पर्पस के लिए आपने वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, दैट इज योर ऑब्जेक्ट। सो द टर्म ऑब्जेक्ट मीन्स द मोटिव, पर्पस और डिजाइन for which it is entered into. The consideration for a contract may be lawful while its object at the same time may be unlawful. So आपको ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन को इंटरचेंजेबल नहीं पढ़ना है। ऑब्जेक्ट बिल्कुल अलग है, कंसिडरेशन बिल्कुल अलग है। हो सकता है एक कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्जेक्ट लॉफुल हो पर कंसिडरेशन अनलॉफुल हो, ये हो सकता है ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो या कंसिडरेशन लॉफुल हो। सो दोनों ही टर्म्स इंटरचेंजेबल नहीं है और दोनों का आपको सेपरेटली अंडरस्टैंड करना है। फाइन। सेक्शन 23 में हम दोनों को एक साथ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इनके जो लॉफुल या अनलॉफुल होने के जो सिचुएशंस है या जो हम कह सकते हैं फैक्टर्स है वो सिमिलर है। फाइन। बाकी दीज वर्ड्स आर नॉट सिमिलर, दे आर वेरी मच डिफरेंट इन इट्स मीनिंग। तो आई होप आपको ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे कंसिडरेशन की, जो डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2D। तो ये क्या बोलता है? when at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing something that is your past consideration, then does or abstains from doing something that is your present consideration, या promises to do or abstain from doing something that is your future consideration. ठीक है, तो सच एक्ट और एब्सिस्टेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन टू द प्रॉमिस। डेफिनेशन में हमने पूरा अच्छे से कंसिडरेशन टॉपिक के ऊपर लेक्चर ले चुके हैं हम। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो हमारी जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको इसका लेक्चर मिल जाएगा। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को डेफिनेशन से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। बाकी क्योंकि आज हमारा टॉपिक कंसिडरेशन नहीं है तो इसलिए मैं इसमें आपको ज़्यादा डेफिनेशन एक्सप्लेन नहीं करूंगी। एक बार के लिए मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देती हूँ कि कंसिडरेशन हमेशा इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग फ्लो किसकी तरफ से होता है? एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। और जो कंसिडरेशन का मूवमेंट है वो या तो प्रॉमिसी की तरफ से भी हो सकता है या उसके बिहाफ पे किसी थर्ड पर्सन की तरफ से भी हो सकता है। डेफिनेशन में हमें कंसिडरेशन का टाइप बताया है, यानी कि कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है या फ्यूचर भी हो सकता है। हमने इन तीनों को भी अच्छे से उस लेक्चर में डिस्कस किया है। सो अगर किसी ने कंसिडरेशन रिलेटेड जो हमने सेशन लिया था वो नहीं देखा है, देन यू कैन वॉच इट, इट इज ऑलरेडी इन द प्लेलिस्ट। फाइन। इसी के साथ अब हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। सो ए प्रॉमिस टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर 10,000 रुपीज। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? हाउस है, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है, और जो कंसिडरेशन है दैट इज जो वैल्यू है वो क्या है? 10,000।
ठीक है। सो आई होप आपको ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन का बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की, दैट इज आवर सेक्शन नंबर 23, जो हमें क्या बताता है कि कौन से कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स लॉफुल हैं और कौन से लॉफुल नहीं है। सो इस बॉक्स का मतलब अभी तक आपको समझ आ चुका होगा कि जो भी प्रोविजन इस तरीके के बॉक्स में आएंगे दैट मीन्स दे आर फ्रॉम योर बेयर एक्ट, डायरेक्टली वो आपके बेयर एक्ट से लिए गए हैं। ठीक है। सो अब हमारा बेयर एक्ट का प्रोविजन क्या बोलता है, दैट इज योर सेक्शन नंबर 23, दैट द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल। यानी कि यहाँ क्या बताया कि सभी कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल माने जाएंगे अनलेस क्या क्या इन फैक्टर से अगर वो अफेक्ट होते हैं तो वहां पर वो क्या हो जाएंगे, अनलॉफुल हो जाएंगे। सबसे पहला क्या आता है, फॉरबिडन बाय लॉ। इस एक एक जो भी टर्म है फॉरबिडन बाय लॉ या जो भी नेक्स्ट अभी हम टर्म डिस्कस करेंगे उन सबका एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल विद रेलिवेंट केस लॉ हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सिर्फ अभी आप थ्रू बेयर डेफिनेशन देखेंगे। नेक्स्ट आता है, इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ परमिटेड वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। सेकंड क्या आता है, अगर उसको अलाउ किया जाए तो वो किसी और लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर सकता है। थर्ड क्या है, फ्रॉड्यूलेंट। ये किससे वर्ड बना है, फ्रॉड से। फ्रॉड वाले हमने सेशन में डिस्कस किया था। फ्रॉड मतलब क्या है, जहां आपकी इंटेंशन सामने वाले को डिफ्रॉड करने की है या फिर उसको डिसीव करने की है। ठीक है। नेक्स्ट इज इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। जहां आप किसी पर्सन को इंजरी कॉज करना चाहते हैं या उससे रिलेटेड किसी और पर्सन की प्रॉपर्टी को इंजरी कॉज करना चाहते हैं तो वो भी क्या माना जाएगा, अनलॉफुल माना जाएगा। देन द कोर्ट रिगार्ड इट एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब ये दोनों दे एक ही सेंटेंस में एक ही क्लॉज में दे रखे हैं पर दोनों वर्ड्स का दैट इज योर इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आर डिफरेंट। ठीक है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर इन फैक्टर से हमारा कंसिडरेशन या हमारा ऑब्जेक्ट अफेक्ट होता है देन इट विल बी अनलॉफुल, और अगर वो अनलॉफुल होता है तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी हमें सेक्शन नंबर 23 में बताया है। तो ये क्या बोलता है, इन ईच ऑफ दिस केसेस द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन अग्रीमेंट इज सेड टू बी अनलॉफुल। ठीक है, अगर किसी भी फैक्टर से अफेक्ट होगा हमारा कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट तो वो होने वाला है अनलॉफुल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरी अग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। वॉइडेबल नहीं है, वॉइड है। वॉइड टर्म को हम अभी आगे भी डिस्कस करेंगे और हमने हमारे पहले वाले लेक्चर्स में वॉइड अग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच का डिफरेंस भी समझा था। तो ये क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। दैट मीन्स ये कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर एनफोर्स नहीं हो सकते हैं। सो आई होप आपको सेक्शन नंबर 23 अच्छे से समझ आ गया होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने एक एक फैक्टर की अच्छे से। पहला हमारे पास आया था फॉरबिडन बाय लॉ। सो कब बोलेंगे कि कोई भी एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ है, सो एनी एक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ जब दो चीजें होंगी, या तो वो क्या है, पनिशेबल है। अब पनिशेबल कहाँ होता है, जो भी उस कंट्री का क्रिमिनल लॉ होता है। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर इंडियन पीनल कोड के अंदर ऑफेंसेस की पनिशेबिलिटी दे रखी है। तो अगर कोई भी ऐसा एक्ट है जो अगर इंडियन पीनल कोड के अंदर पनिशेबल है तो वो आपका फॉरबिडन बाय लॉ माना जाएगा, या और प्रोहिबिटेड है बाय स्पेशल लेजिस्लेशन और रेगुलेशन मेड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ऐसा कोई भी एक्ट जो क्या करता है उसको प्रोहिबिट करता है, जैसे कि डाउरी का एक्सचेंज, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, प्रोहिबिटेड है। तो ये क्या है, एक स्पेशल लॉ है। तो अगर ऐसा भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो क्या हो जाएगा, फॉरबिडन बाय लॉ हो जाएगा। तो दो टर्म्स आपको ध्यान रखनी है, वन इज योर पनिशेबल जो हमारे जो भी क्रिमिनल लॉ है उसके अंदर पनिशेबल होता है, और एक आता है हमारे पास प्रोहिबिशन, यानी कि किसी भी एक्ट के थ्रू अगर वो प्रोहिबिटेड है देन इट विल बी फॉरबिडन बाय लॉ। ठीक है, सो अब हम इसके कुछ केस लॉज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है सीताराम वर्सेस कुंजलाल। इसमें क्या था, अग्रीमेंट फॉर सेल और परचेज अबव द स्टैंडर्ड प्राइस फिक्स्ड बाय द रेलिवेंट लॉ। क्या लॉ बताया है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 विद रिगार्ड टू कंट्रोल आर्टिकल्स आर इलीगल एंड हैंस वॉइड। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक रेगुलेटरी प्रोविजन है, दैट इज हमारे पास एक प्रोहिबिटरी प्रोविजन है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जो क्या करता है, कुछ जो एसेंशियल कमोडिटीज होती हैं उसको एक स्टैंडर्ड प्राइस से ज्यादा पे सेल करने पे क्या करता है, उसको
बैन करता है। तो अगर ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर आप इस एक्ट को क्या करते हैं, बाईपास करते हैं, देन इन दैट केस वो कॉन्ट्रैक्ट आपका इलीगल होगा, दैट इज वॉइड हो जाएगा। सेकंड केस हमारे पास आता है घेरूलाल पारख वर्सेस महादेवदास मैया। इसमें क्या बताया था कि जो टर्म है फॉरबिडन बाय लॉ और जो टर्म है वॉइड, ये दोनों क्या है, इंटरचेंजेबल टर्म्स नहीं है, ये बिल्कुल सेपरेट टर्म्स है। जरूरी नहीं है कि हर ऐसा वॉइड अग्रीमेंट वो हो जो फॉरबिडन बाय लॉ है, ऐसा जरूरी नहीं है। फॉरबिडन बाय लॉ है तो उसका अफेक्ट वॉइड जरूर हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर वॉइड अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हमेशा फॉरबिडन बाय लॉ हो। तो यही चीज इस केस में हेल्ड की गई थी। सो this case defined the word forbidden by law which is given under section 23 of the Indian Contract Act. इसमें क्या बताया गया था? It states that the word forbidden by law is not the synonym of the word void. Therefore, it is not necessary that whatever is void is forbidden by law. तो हम दोनों को interchangeably use नहीं कर सकते। Forbidden by law अलग टर्म है, void अलग टर्म है, ठीक है। सो ये दो केसेस थे आपके फॉरबिडन बाय लॉ से रिलेटेड। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। सेकेंड फैक्टर क्या था, ऐसे एक्ट्स जो क्या कर रहे हो, डिफीट कर रहे हो प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। अब आपको लगेगा मैम पहले वाले और इसमें क्या डिफरेंस है। तो फॉरबिडन बाय लॉ में हमने दो चीजें पढ़ी, या तो पनिशेबल हो या प्रोहिबिटेड हो, ठीक है। अगर वो दोनों पैरामीटर्स वहां फुलफिल नहीं हो रहे तो क्या हम नेक्स्ट चेक करेंगे कि अगर ऐसा कोई लॉ है, मतलब XYZ कोई भी लॉ हो सकता है, वो जिसके प्रोविजंस को अगर हमारा वो एक्ट डिफीट करता है, देन इन दैट केस वो यहाँ पे फॉल करेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ एन अग्रीमेंट इज ऑफ सच अ नेचर दैट दो नॉट डायरेक्टली फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कि अगर डायरेक्टली वहां पर फॉरबिडन नहीं है लेकिन वो इनडायरेक्टली किसी भी और दूसरे लॉ के प्रोविजन को अफेक्ट करता है, बट इट वुड इनडायरेक्टली लेड टू अ वायलेशन ऑफ लॉ वेदर इनेक्टेड और अदरवाइज। तो सच एन एग्रीमेंट क्या होगा, यहाँ पर भी वही इफेक्ट होने वाला है, दैट इज वॉइड। ये तो जब हमने सेक्शन 23 डिस्कस किया था उसी में था कि सारे केसेस के अंदर हमारा अग्रीमेंट वॉइड होने वाला है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल है हिंदू या मॉडर्न लॉ, तो यानी कि ये क्या है, पर्सनल लॉ है। तो यहाँ पर ये प्रोहिबिट या पनिशेबल नहीं है, पर फिर भी अगर ऐसा कोई एक्ट है जो इनके लॉस की कॉन्ट्रावेंशन में है तो वहां वो इनडायरेक्टली अनलॉफुल माने जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, A promises B to drop a prosecution which he has instituted against B for robbery and B promises to restore the value of the things taken. तो यहाँ क्या हुआ, जो A और B के अंदर एक अग्रीमेंट होता है कि जो भी A ने B के अगेंस्ट में केस लगाया है किसके रिलेटेड, रॉबरी के रिलेटेड, तो वो केस वो वापस ले लेगा और इन रिटर्न B क्या करेगा, उसको रिस्टोर कर देगा वैल्यू ऑफ द थिंग्स टेकन। तो ये क्या है, हो सकता है कि ये कहीं पर एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड या पनिशेबल ना हो, बट ये क्या है, दूसरे लॉ के प्रोविजंस को डिफीट करता है। सो द अग्रीमेंट इज वॉइड एंड इट्स ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, ठीक है। इसी के साथ हम क्या देखेंगे, इसका रेलिवेंट केस, दैट इज रामामूर्ति वर्सेस गोपैया, 1917 का ये केस है। इसमें क्या बताया है, एन अग्रीमेंट बाय द डेटर नॉट टू रेज द प्ली ऑफ लिमिटेशन शुड अ सूट हैव टू बी फाइल्ड is void as standing to limit the provision of the Limitation Act 1963। तो जो लिमिटेशन एक्ट है, अगर किसी भी स्टूडेंट को उसकी नॉलेज हो तो लिमिटेशन एक्ट में क्या है, ना ही ये पनिशेबल स्टैट्यूट है ना ही ये प्रोहिबिटरी स्टैट्यूट है। यहाँ सिर्फ आपको ये बताया है कि अगर किसी केस को फाइल करने की कोई टाइम लिमिट दी गई है तो आपको वो केस उसी टाइम लिमिट के अंदर फाइल करना है। और जब प्लेंटिफ अपनी प्लेंट दायर करता है कोर्ट के अंदर तो वहां उसे मेंशन करना होता है कि ये जो भी केस है वो विद इन द लिमिटेशन पीरियड फाइल किया गया है। तो यहाँ पे क्या अग्रीमेंट रेज किया गया है कि आप प्ली ऑफ लिमिटेशन रेज मत कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरह का एग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि हमारे लिमिटेशन एक्ट यानी कि हमारे एक अलग एक्ट है उसके प्रोविजन को डिफीट करता है। तो डायरेक्टली चाहे अनलॉफुल नहीं हो, पर इनडायरेक्टली क्योंकि ये किसी और लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज void and unlawful, ठीक है। सो आई होप आपको सेकंड वाला एलिमेंट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे थर्ड एलिमेंट की, दैट इज फ्रॉडुलेंट। फ्रॉड का मतलब जहां आपकी इंटेंशन है सामने वाली पार्टी को डिसीव करने की या डिफ्रॉड करने की। सो एन एग्रीमेंट whose object or consideration is to defraud other is unlawful and hence void। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सेक्शन 23 के तो सारे अग्रीमेंट्स वॉइड होंगे अगर अनलॉफुल है ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन क्या है, डिफ्रॉड करना।
अब हम देखेंगे इसका एक एग्जाम्पल। A, B and C enter into an agreement for the division among them of gains acquired or to be acquired by them by fraud. So यहाँ पे agreement क्या हो गया, void, and object क्या हो गया, unlawful। क्योंकि यहाँ आप क्या कर रहे हैं, आप एक ऐसे एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं जहां आप जो भी गेन्स या प्रॉफिट रिसीव करने वाले हैं किसी भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के वजह से उसका डिवीजन करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल है। किसी भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं और उसकी प्रोसीड को आप शेयर करने का अग्रीमेंट करते हैं तो दैट विल बी अगेंस्ट द लॉ, दैट विल बी अनलॉफुल एंड वॉइड। ठीक है, सो ये बहुत ही इजी था। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे चलेंगे, दैट इज इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। ठीक है, तो यहाँ क्या है, एन अग्रीमेंट विच इन्वॉल्व कॉजिंग इंजरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ थर्ड पार्टी इज void and cannot be enforced by court and therefore no claim is sustainable for the breach of such an unlawful agreement। तो यानी कि अगर कोई ऐसा अग्रीमेंट है जो क्या है, void है, जो कोर्ट पे एनफोर्स नहीं हो सकता, तो उस केस के अंदर आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते। अगर उस अग्रीमेंट का ब्रीच भी हो जाता है तो वहां आपके पास कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो केस है वो आता है क्ले वर्सेस येट्स का। इसमें क्या था, an agreement involving the publication of a libel, that is what, a defamatory statement, is unlawful and void as it cause injury to a person's reputation। तो अगर आपने सीआरपीसी के अंदर भी देखा हो या आपने आईपीसी में भी देखा हो तो क्या होता है, डिफेमेशन मतलब जब आप सामने वाली पार्टी की रेपुटेशन को इंसल्ट करने के अकॉर्डिंगली उसके अगेंस्ट में कोई गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो दैट इज व्हाट, डिफेमेटरी, दैट इज व्हाट, डिफेमेशन। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा अग्रीमेंट हुआ है जहां पर एक पार्टी दूसरी पार्टी को डिफेम करने के लिए ऐसा कोई स्टेटमेंट दे रही है, ऐसा कोई अग्रीमेंट कर रही है, तो वहां क्या कर रहे हो आप, वहां पर्सन की रेपुटेशन को आप इंजर कर रहे हो एंड दैट इज अनलॉफुल एंड वॉइड। ठीक है, सो ये बहुत ही इजी एलिमेंट्स हैं, सिर्फ आपको इनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट एलिमेंट आता है इमोरल, जो हमारा फिफ्थ पार्ट था, दैट इज इमोरल और अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। तो इमोरल यहाँ डिस्कस करेंगे, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी आगे डिस्कस करेंगे। सो इमोरल क्या बोलता है, दो चीजें होती है ना, एक मॉरल एक इमोरल। मॉरल मतलब जो सिचुएशन को, जो सोसाइटी के लिए अच्छा है, ठीक है, और इमोरल मतलब जो सोसाइटी के अगेंस्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है, एन अग्रीमेंट हुज ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज इमोरल या क्या है, इलीगल, तो वो क्या होगा, वॉइड होगा। ये तो आपको चीज अच्छे से याद हो गई होगी अब तक। ठीक है, अब जो इमोरल वर्ड है ये क्या है, बहुत ही ओपन एंडेड वर्ड है। ठीक है, इसका कहीं पर भी एक प्रॉपर इसको डिफाइन करना इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यह हर केस, हर फैक्ट टू फैक्ट, हर सोसाइटी के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। ठीक है, तो जब तक हम किसी एक्ट को इमोरल नहीं बोलेंगे, जब तक कोर्ट उसको इमोरल ना माने। ठीक है, बिकॉज देयर आर वेराइटी ऑफ एक्ट्स। अब किसी के लिए हो सकता है कोई एक्ट इमोरल हो, कोई एक्ट इमोरल ना हो, तो यहाँ पर हम किसके डिटर्मिनेशन पे चलते हैं, कोर्ट के डिटर्मिनेशन पे, कि अगर कोर्ट ने बोला कि ये एक्ट इमोरल है, देन इट विल बी treated as immoral act। So the definition of the word immoral has been kept limited only to those acts which court regard as immoral। अब हम इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ सर्कमस्टांसेस डील करेंगे जहां हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये इस तरह का कोई अगर फैक्ट हमारे सामने आता है तो दैट विल बी इमोरल। पहला आता है सेक्सुअल इमोरलिटी, जैसे कि इलिसिट कोहैबिटेशन, कॉन्क्यूबिनेज या प्रोस्टिट्यूशन। ठीक है, तो दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसमें क्या एग्जांपल है हमारे पास, ए अग्रीज टू लेट हर डॉटर टू हायर बी फॉर कॉन्क्यूबिनेज। तो ये क्या है, एक कुछ भी ऐसा एक्ट है जो कि क्या है, इमोरल है, दैट इज सोसाइटी के कस्टम्स के अगेंस्ट है। सो द अग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज इट इज इमोरल, दो द लेटिंग मे नॉट बी पनिशेबल अंडर इंडियन पीनल कोड। हो सकता है कि इंडियन पीनल कोड के अंदर पनिशेबिलिटी ना हो इसकी, बट फिर भी हमने क्या माना है, इसको इमोरल माना है, क्योंकि ये अगेंस्ट द सोसाइटी नॉर्म्स है। ठीक है, फर्दरेंस ऑफ सेक्सुअल इमोरलिटी, यानी कि अगर कोई सेक्सुअल इमोरलिटी से रिलेटेड कोई एक्ट है तो हमने उसको फर्स्ट वाले पॉइंट में लिया। अब अगर उसके फर्दरेंस में कोई एक्ट किया जा रहा है, यानी कि उस चीज को करने के लिए कोई फर्दरेंस में एक्ट किया जा रहा है, तो वो भी हम क्या मानेंगे, इमोरल मानेंगे। इसके लिए हमारे पास केस है पियर्स वर्सेस ब्रूक्स 1866। इसमें क्या था, एक प्रोस्टिट्यूट थी, was sued for the higher money of a carriage in which she used to go every evening in order to make a display of her beauty and thus to attract customers। तो जो प्रोस्टिट्यूट थी वो अपने काम पे जाया करती थी एक कैरेज में बैठकर। अब उस कैरेज के रेंट को या हायर मनी को रिकवर करने के लिए प्रोस्टिट्यूट को स्यू किया गया। तो यहाँ कोर्ट ने क्या हेल्ड किया,
The suit was dismissed on the ground that the plaintiff contributed towards the performance of an immoral and illegal act and hence he was liable to suffer. तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका जो ऑब्जेक्ट है वो ही क्या है, इमोरल है, इलीगल है, इसलिए यहाँ ये क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है एंड प्लांटिफ के पास कोई रेमेडी नहीं बचती है. ठीक है. देन थर्ड आता है हमारे पास इंटरफेरेंस विद मैरिटल रिलेशन, यानी कि मैरिज से रिलेटेड अगर कोई भी ऐसा आप एग्रीमेंट कर रहे हैं जो क्या है, इमोरल है. तो इसके लिए हमारे पास केस आता है बाय बिजली वर्सेस नंसा नागर. इसमें क्या था, मनी एडवांस टू अ मैरिड वुमन टू इनेबल हर टू प्रोक्योर अ डिवोर्स and to marry the plaintiff could not be recovered as the object of the agreement was held immoral. तो यहाँ पे क्या था, प्लांटिफ ने एक मैरिड वुमेन को पैसे दिए किस चीज के लिए, डाइवोर्स लेने के लिए और प्लांटिफ से मैरी करने के लिए. तो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट ही इमोरल है. ठीक है, अगेंस्ट द सोसाइटी है. तो यहाँ पर क्या माना जाएगा, दैट इज इट इज वॉइड एंड यहाँ पर प्लांटिफ के पास कोई भी रेमेडी नहीं है. देन एक्ट्स विच आर अगेंस्ट गुड पब्लिक मॉरल्स, यानी कि एक जो अच्छी बोलते हैं ना, गुड मॉरल्स जो माने जाते हैं उनके अगेंस्ट में जो एक्ट्स हैं. इसके लिए हमारे पास कौन सा केस है, विल्सन वर्सेस कार्नेगी, दैट इज 1908. इसमें क्या था, एन अग्रीमेंट फॉर फ्यूचर मैरिज, यानी कि फ्यूचर में कोई मैरिज करेंगे किस चीज के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ द फर्स्ट वाइफ इज अगेंस्ट गुड मॉरल्स एंड हैंस वुड बी वॉइड. यानी कि फ्यूचर में आप शादी का प्रॉमिस कर रहे हैं कब, जब उनकी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो जाएगी. सो दिस इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी. तो ये बहुत ही सिंपल सर्कमस्टांसेस है जो आपको पढ़ते ही समझ आ जाते हैं. अब हमारे पास लास्ट एलिमेंट आता है दैट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी. सो इमोरल एंड अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी कुछ कुछ सेम लगते हैं पर थोड़ा इनमें डिफरेंस है. तो अभी हमने पढ़े कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जो हमें इमोरलिटी बताते हैं. अब हम पढ़ेंगे पब्लिक पॉलिसी. सो पब्लिक पॉलिसी को हम सबसे पहले मीनिंग समझेंगे. पब्लिक पॉलिसी क्या है, रेफर्स टू द प्रिंसिपल्स एंड इंटरेस्ट दैट सर्व द वेलफेयर एंड वेलबींग ऑफ द जनरल पब्लिक. जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसके इंटरेस्ट, उसके प्रिंसिपल को सर्व करने के लिए जो पॉलिसीज है दैट इज योर पब्लिक पॉलिसीज. ठीक है. व्हेन एन अग्रीमेंट हैज द पोटेंशियल टू हार्म और डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट विद पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक वेलफेयर, इट इज कंसिडर्ड अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, लैक्स लीगैलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इज देयरफॉर वॉइड. ठीक है. तो जब कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है आपके एक्ट के वजह से पब्लिक पॉलिसी के अंदर या पब्लिक वेलफेयर के अंदर, तो वहां हम बोलते हैं कि वो क्या है, वॉइड है. ठीक है. इसको हम और कैसे डिस्क्राइब करते हैं, अनरूली हॉर्स की तरह. अनरूली हॉर्स मतलब बेकाबू. ठीक है, जो चीज क्या है, बेकाबू है. सो दैट इज योर पब्लिक पॉलिसी. हम कुछ सर्कमस्टांसेस डील करेंगे जहां पर हम बोलते हैं कि ये क्या है, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी. अभी जो हमने डिस्कस करे थे वो थे इमोरलिटी के. अब हम डिस्कस करेंगे पब्लिक पॉलिसी के. तो यहाँ पर ये क्या है, जो स्टेटमेंट्स हैं ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं. ठीक है. पहला आता है ट्रेडिंग विद द एनिमी ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉर. तो हमने देखा था जब हमने पढ़ा था कि कौन कौन से पर्सन डिस्क्वालीफाइड है, तो वहां हमने एक वर्ड पढ़ा था दैट इज एलियन एनिमी. जिस कंट्री के साथ हमारी कंट्री का वॉर चल रहा है तो उस कंट्री के किसी भी पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या है, हमारा एलियन एनिमी है. तो अगर आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया उस पर्सन के साथ तो वो क्या हो जाएगा, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी हो जाएगा. नेक्स्ट आता है स्टिफलिंग द प्रोसिक्यूशन, दैट इज preventing or obstructing someone from reporting or filing a case. अपनी रेमेडी के लिए कोर्ट में जाना, क्लेम करना, ये क्या है, सभी पर्सन का राइट है. ठीक है. तो अगर इस राइट को कोई ऑब्स्ट्रक्ट करता है, कोई आपको प्रिवेंट करता है तो दैट विल बी अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी. थर्ड आता है मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी. तो ये क्या होते हैं, मेंटेनेंस रेफर्स टू प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू समवन to file a lawsuit even if that person has no legitimate interest in the case. मतलब आपका केस से कोई भी रिलेशन नहीं है फिर भी आप सामने वाले पर्सन को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो लॉसूट फाइल कर सके. एंड चैम्पर्टी क्या होता है, चैम्पर्टी इन्वॉल्व्स इन अग्रीमेंट वेयर अ थर्ड पार्टी प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर लिटिगेशन टू गेन अ शेयर ऑफ द प्रोसीड. यानी कि उस केस से जो भी बेनिफिट होने वाला है उसको उसमें पार्ट लेने के लिए अगर कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है किसी भी थर्ड पार्टी के द्वारा, दैट विल बी द अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी. नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट दैट रिस्ट्रेन पर्सनल लिबर्टी. सो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू लिव फ्रीली. तो अगर उसको ऐसा कोई रिस्ट्रेन करता है अग्रीमेंट तो दैट विल ऑल्सो बी वॉइड. नेक्स्ट अग्रीमेंट दैट रिस्ट्रेन पेरेंटल राइट्स. जो राइट एक पेरेंट के पास अवेलेबल है अगर उस राइट को किसी भी अग्रीमेंट के थ्रू रिस्ट्रेन किया जाता है देन इट इज ऑल्सो वॉइड एंड अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी.
देन अग्रीमेंट टू क्रिएट अ मोनोपोली। तो जब आप कंपटीशन एक्ट पढ़ते हैं तो वहां पे दे रखा है कि ऐसी मोनोपोलीज बनाना जो ट्रेड को अफेक्ट करे, जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को अफेक्ट करे, तो दैट विल बी अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। बट यहाँ पर भी क्या है, कुछ एक्सेप्शन है जो कि आपको कंपटीशन एक्ट के अंदर मिलते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज अग्रीमेंट्स टू इंटरफेयर विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। तो यानी कि कोर्ट में कोई लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उनके साथ अगर आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो दैट विल ऑल्सो बी अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। देन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड एंड अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। तो ये दोनों ही जो अग्रीमेंट्स है वो जब हम वाइड अग्रीमेंट्स डिस्कस करेंगे तब उसके साथ हम इनको भी डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि मैरिज क्या है, मैरिज एक सबका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, मैरिज एक क्या है, सबका राइट है जिसको कोई भी पर्सन रिस्ट्रेन नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरीके से फ्रीडम, ट्रेड को फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ये भी क्या है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और इसको भी कोई भी पर्सन थ्रू एन अग्रीमेंट रिस्ट्रेन नहीं कर सकता या ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकता। लास्ट आता है ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रोकरेज में क्या है, जब प्रॉपर्टी सोल्ड आउट होती है तो उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ ब्रोकरेज जाता है टू द ब्रोकर। सो वहां पर भी अगर आप कुछ लिमिट से ज्यादा ब्रोकरेज क्लेम कर रहे हैं या ऐसा कोई अग्रीमेंट कर रहे हैं जो सामने वाली पार्टी के एडवांटेज में नहीं है, तो वो भी क्या होता है, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी होता है। तो ये हमारे पास कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें हम बोल सकते हैं कि ये क्या होते हैं, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी होते हैं। ठीक है, आई होप आपको सारे एलिमेंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे और सेक्शन नंबर 23 क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं आज के होमवर्क क्वेश्चंस में। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ए ग्रांट्स अ लीज ऑफ अ प्रीमाइस टू बी फॉर 1 ईयर एट अ मंथली रेंट ऑफ ₹6,000 नोइंग दैट द प्रीमाइस विल बी यूज्ड फॉर प्रोस्टिट्यूशन। तो ये लीज क्या होने वाली है, वैलिड, वॉइडेबल, वॉइड, नन ऑफ द अबव। आई होप सभी को इसका आंसर पता होगा। सभी फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे। इसी के साथ हम मूव ऑन करते हैं अपने मील्स रिलेटेड क्वेश्चन में, दैट इज एक्सप्लेन द प्रोविजन एज टू द लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट एज इन्यूमरेटेड अंडर सेक्शन 23 ऑफ ICA। तो आपको यहाँ पे सेक्शन नंबर 23 एक्सप्लेन करना है। आई होप आज के दोनों क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं। सो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और इनके मॉडल आंसर्स हमारी वेबसाइट www.judicialdream.com पे अवेलेबल है। आप उसके साथ कंपेयर करेंगे और क्या डिफरेंसेस हैं वो नोट डाउन करेंगे। इसी के साथ साथ ऐसे और भी MCQs आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे और क्विजेज और डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन भी वहाँ अवेलेबल हैं। सो डू विजिट द वेबसाइट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस डेली। इसी के साथ आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं थ्रू टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। इनके सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक आप सारे लेक्चर्स के होमवर्क क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नए लेक्चर में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। कोई भी सजेशंस, कोई भी फीडबैक्स विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, सो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।